हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके सामने कुछ डिडक्शंस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने डिडक्शन पे एक लेक्चर पहले ही ले लिया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप डिडक्शन वाला लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डिडक्शन से ज़रूर पूछा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सारे डिडक्शन नहीं बता पाऊँगा, तो जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं उसी से रिलेटेड आपको डिडक्शन समझाऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए, डिडक्शन जो दिया जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ये आपको पता ही होगा। और डिडक्शन का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6A, ठीक है। चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ डिडक्शंस, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। 80 DDB, 80E, 80 GG और 80 GGB दिया गया है और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। एक एक करके देख लेते हैं। DDB जो है, मैंने आपको समझाया था कि इसको याद कैसे करेंगे आप। दिल दहला देने वाली बीमारी, ठीक है, यानी कि कोई क्रिटिकल डिजीज है, कोई क्रिटिकल डिजीज है, दिल दहला देने वाली बीमारी। मैंने आपको बताया था कि 80 DDB जो है वो बात करता है क्रिटिकल डिजीज की। और ये डिडक्शन किसको मिलता है? ये डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल और HUF। यहाँ ध्यान रखना कि जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF को दिया जाता है फॉर क्रिटिकल डिजीज। और दो कंडीशन होता है इसमें, नॉर्मल केस होता है और फॉर सीनियर सिटीजन होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट, जो भी अमाउंट आपने ट्रीटमेंट पे पेड किया हुआ है, और 40,000 रुपीज़, इन दोनों में से जो भी कम होता है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। और फॉर सीनियर सिटीजन यानी सीनियर पेशेंट है तो उनको रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख तक का डिडक्शन उनको मिल जाता है। फ्लैट ये डिडक्शन है। फ्लैट का मतलब है कि खर्चा कितना भी हो बट 1 लाख ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो 80 DDB जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो ए को आप मैच करा लेंगे 4 से। तो जिस भी ऑप्शन में ए का 4 नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। 80E मिलता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल जैसे हम आप हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, ठीक है, और उस लोन का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट वो कर रहा है उस पे उसको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और वो कितना भी अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी लिमिट नहीं है। बट एक एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया गया है कि जो इंटरेस्ट के पेमेंट है वो सिर्फ 8 साल तक ही किया जा सकता है, यानी 8 साल तक आप पेमेंट करते रहोगे तब तक आपको डिडक्शन दिया जाएगा। 8 साल के बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 80E जो है इसको हम मैच कर लेंगे थर्ड से, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। ये भी इंडिविजुअल को मिलता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे कर रहा है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा। तो GGB को हम मैच कर लेंगे सेकेंड से, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। इसके लिए भी रूल्स है, 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और ₹5,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। ये आपने पढ़ा होगा। आखिरी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB। ये इंडियन कंपनी को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंडियन कंपनी को मिलता है। अगर वो कोई भी इंडियन कंपनी है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे रहा है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है तो 100% जो है वो डिडक्शन दिया जाता है।
तो डी का आप मैच कर लोगे 1 से। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैच द कॉलम दिया गया है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कंटेंट या प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 और उससे रिलेटेड चैप्टर्स दिए गए हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या दिया गया है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेमेंट ऑफ टैक्स, और चैप्टर दिया गया है 6, 3, 10 और 5। तो देखिए जो भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है 2017 उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड चैप्टर्स दिए गए हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा प्रोविजन दिया गया है। तो ये आपको याद करना है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख भी दे रहा हूँ। टोटल जो चैप्टर हैं वो 21 है। हो सकता है आपको कभी पूछ ले एग्जाम में कितने चैप्टर्स हैं, और समय समय पर ये चेंज भी हो सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखते रहिएगा। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल तो मैं नहीं लिखा पाऊंगा, बस 10 तक देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 जो है वो है प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर 3 बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। चैप्टर 4 बात करता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर 5 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। चैप्टर 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 7 बात करता है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। चैप्टर 8 बात करता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। चैप्टर 9 बात करता है रिटर्न्स की। चैप्टर 10 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की। तो ये 10 चैप्टर मैंने बता दिया है, 11 है वो आप अपने से देख लीजिएगा। तो मैच कराते हैं। देखिए लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ये चैप्टर 3 है, तो ए का मैच कर लेंगे सेकंड से जो कि है चैप्टर 3। तो ए का बी देख लेते हैं, जिसमें बी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं चैप्टर 6। इनपुट टैक्स क्रेडिट देख लेते हैं 5 और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर 10। इस तरीके से आप मैच करा सकते थे। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगम इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है कि सुगम को किस और नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ITR 1, ITR 2, ITR 3 या फिर ITR 4। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न के टोटल 7 फॉर्म्स हैं। ITR का क्या मतलब है, इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न के टोटल, यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, टोटल जो है वो 7 फॉर्म्स हैं, ठीक है। उनमें से यहाँ पे 4 दिया गया। अब ये 7 फॉर्म्स क्यों हैं, ये अलग अलग तरीके के 7 ITR फॉर्म्स डिज़ाइन किए गए हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। अब अलग अलग तरीके के टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए अलग अलग ITR फॉर्म्स होते हैं। किसको कौन सा भरना है ये चीज़ें देख के आदमी भरता है, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, ITR 1 और ITR 4, यही 2 इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। देखिए ITR 1 को हम बोलते हैं सहज। सहज का क्या मतलब है, इजी, सिंपल। और ITR 4 को हम बोलते हैं सुगम। ध्यान रखना कि जो ITR 1 फॉर्म होता है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ITR 1 सहज है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है, और जो सुगम है
ये होता है इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए एंड फर्म्स के लिए। अदर देन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR 4। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल इफ SSC opt to be taxed under section 115 BAC for assessment year 2024-2025। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कुछ आपके सामने एग्जेम्पशन और डिडक्शन दिया गया है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस HRA, लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको हम लीव ट्रैवल अलाउंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है SD, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो कुछ आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई SSC है, उसने 115 BAC ऑप्ट अगर कर लिया, जो कि आपका न्यू रिजीम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि न्यू रिजीम का क्या मतलब है। न्यू रिजीम जो नया तरीका है टैक्स भरने का, वो ऑप्ट कर लिया, तो इनमें से कौन सा डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसको। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने का जो तरीका है वो दो तरीका है। एक तो आप ओल्ड रिजिम से फॉर्म भरो और दूसरा है न्यू रिजिम। अगर आप दोनों में से कोई ऑप्ट नहीं करते हो, नहीं चुनते हो, तो आपको न्यू रिजिम दे दिया जाएगा, जिसे हम आज के टाइम पे डिफ़ॉल्ट रिजिम कहते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये रिजिम चुनना होगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कुछ एग्जेम्पशन या डिडक्शन है जो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में बस बेसिक सा डिफरेंस है। ओल्ड रिजिम में क्या है, आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू रिजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और इसमें जो स्लैब रेट है वो 3-3 लाख रुपए का है। डिफरेंस जो है 3-3 लाख का है। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर आपका इनकम 0 से लेके ₹3 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। 3 लाख से अगर 6 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। 6 लाख से अगर 9 लाख है तो आपको 10% देना है। 9 लाख से अगर आपकी इनकम 12 लाख पहुंच गई तो आपको 15% देना है। अगर 12 लाख से 15 लाख है तो आपको 20% देना है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% देना है। ये ध्यान रखना। न्यू रिजिम में 25% का कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है। और जो न्यू टैक्स रिजिम है, जिसको हम 115 BAC कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो क्या क्या नहीं मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हाउस रेंट अलाउंस। यह आता है अंडर सेक्शन 10(13)A। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स में अगर हम अंडर सेक्शन बोलना होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, और अंडर चैप्टर लिखना होता है तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अंडर चैप्टर 6A। अभी मैंने डिडक्शन का आपको चैप्टर बताया था, चैप्टर तो लिखना है इस तरीके से लिखेंगे, और अंडर सेक्शन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, ये आपको नहीं मिलेगा। इसका एग्जेम्पशन या डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। दूसरा है लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंसेस, जो कि है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। इसका भी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में मिलेगा, ठीक है। और जो सर्टेन अलाउंसेस होती हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो है की है सेक्शन 24 सब सेक्शन 6, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि न्यू रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं मिलेगा। तो जिस भी ऑप्शन में C है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। समझ में आया? अब आइए आगे बढ़ते। फिर से आपके सामने मैच दो कॉलम दे रखा है।
आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 में हेड्स दे रखा है, लिस्ट 2 में आपके सामने सेक्शंस दे रखा है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि HRA जो है हाउस रेंट अलाउंस, अभी मैंने आपको बताया कि ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, यही बताया था। तो C का क्या हो जाएगा 1, C का 1 देखिए जिस भी ऑप्शन में नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम जो कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो ए का आप किससे मैच करा लोगे, 4th से। प्रोविडेंट फंड PF जिसको बोलते हैं, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। तो डी का आप मैच कर लोगे 2nd से। अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS आपने पढ़ा होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसका सेक्शन क्या है 10 सबसेक्शन 10 CC, तो इसको 3rd से मैच करा लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2-3 चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे HRA का क्या सेक्शन है, एग्रीकल्चर इनकम का क्या है, VRS का क्या है, पेंशन क्या है, ग्रेजुएटी का सेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑडिट इज कंपल्सरी इफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस whose gross turnover exceed। आपको बताना है कि जो इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 44AB, जो ये कहता है कि ऑडिट कराना बेसिकली कंपलसरी है अगर कोई पर्सन जो है बिजनेस कैरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसका ग्रॉस टर्नओवर जो है वो कितने से अधिक हो जाए। आपके ऑप्शन है ₹60 लाख, ₹1 करोड़, ₹50 लाख, ₹2 करोड़। देखिए कंपलसरी ऑडिट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 44AB। उसमें बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। बिजनेस में बताई गई हैं कि अगर आपका बिजनेस की जो ग्रॉस टर्नओवर है अगर वो एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। और यहीं पे बिजनेस की जगह आप प्रोफेशन करते, ठीक है, बिजनेस की जगह आप प्रोफेशन कर रहे होते और अगर आपकी इनकम 50 लाख से अगर अधिक चल जाती तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, बिजनेस है तो 1 करोड़ से अगर अधिक हुआ तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। प्रोफेशन में अगर 50 लाख से अधिक है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट में इसको हम HP कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। देखिए जनरली होता क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, चार्ज होती है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। उसके कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल होगा, उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। जैसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए और ऑफ कोर्स वो ज़मीन से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। एक बिल्डिंग होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए और आप उस प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के आप ओनर हो और आप उस प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, तब उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आएगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जेम्पशन हैं जो कि टैक्सेबल नहीं होंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी और टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो वही आपको बताना है कि दिए गए इनकम में से कौन सा ऐसा इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है और टैक्सेबल भी नहीं है। एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फार्म हाउस, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, पैलेस ऑफ एक्स रूलर। यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जाम में आपको प्लेस दिया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे पैलेस होगा तो मैंने टाइपिंग में करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए 3 ऐसे कंडीशंस जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने उस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो आपकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी से वो टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बावजूद भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा और टैक्सेबल भी नहीं होगा। जिसमें से पहला है फार्म हाउस।
फार्म हाउस का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर लैंड जिस पर आपने बिल्डिंग बनाई, जिसको हम फार्म हाउस कहते हैं। अगर फार्म हाउस से कोई इनकम हो रहा है तो आप उसे एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम हमारे यहाँ एग्जेम्प्ट होता है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा और ये चार्ज भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर देखिए आपकी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया गया है तो उसको भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको एग्जेम्प्टेड माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे चैरिटेबल पर्पस का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये ऑलरेडी डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 11 कि चैरिटेबल पर्पस का क्या मतलब है एज पर इनकम टैक्स। सपोज कर लेते हैं आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हो, कोई स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, तो ये चैरिटी मानी जाती है एजुकेशन को। हालांकि आप जानते होंगे कि एजुकेशन में कितना पैसा है, लेकिन एजुकेशन को इनकम टैक्स चैरिटी मानता है। चैरिटी इसलिए मानता है क्योंकि अगर इस पे टैक्स लगाने लगेगा तो कोई भी नया स्कूल नहीं खोलेगा। तो अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यह ध्यान रखना कोचिंग या फिर ऑनलाइन जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इसको इनकम टैक्स चैरिटी नहीं मानता है। सिर्फ स्कूल और कॉलेज को एजुकेशन मानता है और वो ये चैरिटी मानी जाती है, तो इस पर टैक्स 0 लगता है। नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो इसे हम चैरिटी मानेंगे एज पर इनकम टैक्स। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट का आप ध्यान रख रहे हैं तो ये भी चैरिटी मानी जाएगी। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल आपने देखा, इसका भी प्रिजर्वेशन आप कर रहे हो तो जो भी खर्चा कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री होगा। आखिरी है योगा, ये 2014 में इंक्लूड किया गया। तो योगा, अगर आप योगा की सर्विस दे रहे हो, योगा सिखा रहे हो, तो उससे जो पैसा आप जनरेट कर रहे हो वो इनकम टैक्स के निगाह में टैक्स फ्री है। तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस का क्या मतलब है कि अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी रख रहे हो, हेल्ड कर रहे हो, तो उसे अगर आपको इनकम मिल रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो ये भी है। नेक्स्ट है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। देखिए ये नहीं होगा। मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का क्या मतलब है? इनकम टैक्स में ये बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी 2 है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है, चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड हो चाहे ना हो, ऑक्युपाइड हाउस और अनऑक्युपाइड, आपके पास 2 घर तक, अगर आपके पास 2 घर है तो उस पर टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा। बेसिकली 2 मकान की वैल्यू जो होगी वो नील मानी जाती है इनकम टैक्स में, ठीक है, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। लेकिन 2 से अगर अधिक है, यहाँ पे लिखा है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर 2 से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे तो टैक्स लगना चाहिए, 2 तक तो अलाउड है, 2 से अधिक है तो टैक्स लगेगा आपके पास। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल है? तो फार्म हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2 से अधिक है तो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है पैलेस ऑफ एक्स रूलर। अगर कोई भी एक्स रूलर है, उसके पास जो है कोई भी एक पैलेस है, महल, कोई भी एक पैलेस है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम टैक्स, तो डी वाले में भी टैक्स नहीं लगेगा। आखिरी है हाउस प्रॉपर्टी फॉर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। देखिए अगर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है या कोई लोकल अथॉरिटी है, अगर वो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड करता है, उसके पास रहता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। इसके अलावा एक और होता है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी आम आदमी पार्टी, अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखती है तो उस पर भी टैक्स उसको नहीं देना होता है। तो आप देख रहे हो कि सी वाला सिर्फ नहीं होगा, बाकी सारे चीज़ें होंगी। तो जिसमें भी सी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। आप देख रहे हो कि ए और बी और डी और ई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप ITR फाइल करने वाले हो, प्रोसीजर आपको बताना है इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शन है लॉगिन, रजिस्टर्ड, वेरिफिकेशन, डाउनलोडिंग यूटिलिटी एंड प्रिपेयरिंग रिटर्न, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए।
देखिए सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप डाउनलोड करोगे यूटिलिटी, उसके बाद आप ई फाइलिंग करोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे। यही सिंपल प्रोसीजर है। 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शंस of the Central GST Act 2070 the provision of input tax credit has been provided। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 12 to 15, सेक्शन 15 to 21, सेक्शन 22 to 30, सेक्शन 31 to 34। देखिए मैंने आपको सारे चैप्टर्स बताए थे, उससे रिलेटेड मैंने आपको सेक्शन नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें सेक्शन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको वहाँ सेक्शन नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए सेक्शन 12 to 15 जो है वो आता है चैप्टर 4 के अंतर्गत, और चैप्टर 4 जो है वो बात करता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई की। अब वापस से क्वेश्चन देखेंगे पीछे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 15 से 21 जो है वो चैप्टर 5th के अंतर्गत दिया गया है, जो कि बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 22 से लेकर 30 जो है वो चैप्टर 6 के अंतर्गत दिया गया है, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 31 to 34 जो है वो चैप्टर 7 की बात करता है, जिसके अंतर्गत दिया गया है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इफ द रेसिपिएंट इज एन इंडिविजुअल। आपके ऑप्शन है 1%, 2%, 5% या फिर 10%। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेक्शन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेक्शन 194C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो ये बात करता है कि जो रेट ऑफ टीडीएस है, अगर रेसिपिएंट जो है अगर इंडिविजुअल है तो 1% टीडीएस कटेगा, अगर रेसिपिएंट आपके कंपनी हैं या फॉर्म्स हैं तो यहाँ पे 2% टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो 1% टीडीएस कटेगा। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जब भी आपको पैसा मिलेगा वहाँ तभी आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। जैसे केबीसी में आपने 1 करोड़ रुपए जीता तो 30% डायरेक्टली आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, आपको सिर्फ 70 लाख रुपीज़ ही मिलेगा। ठीक है, तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके जून 2024 एग्जाम में पूछा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।